आपके लिए ना एक सवाल है, जवाब देना। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26? गलत। 26 तो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट एक ही होता है। आप पूछोगे कैसे? मैं बताती हूँ। इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट बोला जाता है सेट ऑफ लेटर्स को। किसी भी लैंग्वेज के जो सेट ऑफ लेटर्स होता है उसको अल्फाबेट बोला जाता है। और जो पर्टिकुलर एक सिंगल सिंबल होता है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये एक सिंगल सिंबल्स है, इनको लेटर्स बोला जाता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से, यानी बिल्कुल स्क्रैच से हम जानेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट, फोनिक साउंड्स क्या होती हैं, इनसे वर्ड कैसे बनता है, फिर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट्स, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या होता है, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। तो जैसे मैंने बताया, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और इन लेटर्स का क्या यूज होता है? ये लेटर्स एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जो सिर्फ एक साउंड को लेकर आता है, जिस साउंड को हम फोनिक साउंड्स भी बोलते हैं। और ये फोनिक साउंड्स का यूज हम अक्सर रीडिंग के लिए करते हैं। तो होते तो कुल 26 यानी 26 लेटर्स हैं, लेकिन इनकी फोनिक साउंड्स होती है 44 यानी कि 44 साउंड्स होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी लेटर्स होते हैं जो एक से ज्यादा साउंड्स लेकर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा सी, जो सी लेटर है वो स और क दोनों की साउंड लेकर आता है। वहीं जो जी है वो ज और ग दोनों की साउंड लेकर आता है। ऐसे ही बहुत सारे लेटर्स हैं जो मल्टीपल साउंड्स लाते हैं। इसलिए लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन साउंड्स होती है कुल 44। लेकिन इन साउंड्स का यूज हम सिर्फ रीडिंग सीखने के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को रीडिंग के लिए सिखाई जाती है फोनिक साउंड्स। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो फोनिक साउंड्स तो ठीक है, रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन हमें इस स्टेप को थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम इन्हीं फोनिक साउंड्स, इन्हीं लेटर्स को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, एरा गैरा कोई भी लेटर नहीं जोड़ सकते हो आप। जैसे मान लो आपने जे, बी, सी, एल, अब ये तो कोई वर्ड ही नहीं बना, राइट? आपको एक सही लेटर को सही लेटर के साथ एक सही सीक्वेंस में, एक सही क्रोनोलॉजी में जोड़ना होगा, जिससे कि एक वर्ड बनता है। अब देखो, ये जो मैंने आपको लेटर्स बताए, इनका कोई मतलब नहीं था। मैंने बोला पी, इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक साउंड लेके आया प की। मैंने बोला के, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस एक साउंड लेकर आया। लेकिन जब मैंने इन लेटर्स को आपस में जोड़ दिया तो इन्होंने एक सेंस बनाया और इसका एक मतलब निकल के आया। जैसे कि 3 लेटर्स यानी 3 फोनिक साउंड्स आप आपस में जोड़ दो, जैसे कि SIT, तो आपस में जुड़ के इन्होंने एक वर्ड क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं सिट। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब यानी बैठना। ऐसे ही इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं। और ये सारे के सारे वर्ड्स इन्हीं 26 लेटर्स और इन 44 साउंड्स को मिलाकर ही बने हैं, और इनका कुछ ना कुछ मतलब है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि भाई सिर्फ वर्ड्स का यूज करके क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मैं कहूंगी नहीं, सिर्फ वर्ड्स को याद करके आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर मुझे अपनी बात किसी को कुछ कहनी है तो मैं क्या सिर्फ एक शब्द बोल के कह सकती हूँ? जैसे मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो क्या सिर्फ गो बोल के मैं अपनी बात किसी को समझा सकती हूँ? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप में क्या होता है? हम इन्हीं वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे पहले लेटर्स को जोड़ा, वर्ड्स मिले, अब हमने इन वर्ड्स को जोड़ा तो हमें मिले सेंटेंसेस। और एक सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी बात को किसी के सामने पोर्ट्रे करने के लिए, अपनी बात को किसी के आगे रखने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन आप किसी भी वर्ड को आगे पीछे तो नहीं रख दोगे। अगेन कम्स द सीक्वेंस, जो बहुत जरूरी है। आपको सही वर्ड को सही जगह पर रखना और यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड आगे पीछे इधर उधर गया ना भाई, तो सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। आप कहना चाहोगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और। तो वो सीक्वेंस जानना भी बहुत जरूरी है, जो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि सेंटेंसेस के टाइप्स। अब सेंटेंसेस के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर मैं बहुत डीपली टर्मिनोलॉजी में जाऊंगी तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आप अभी अपने इंग्लिश के बहुत बेसिक स्टेप पर बैठे हुए।
तो इसीलिए बहुत ज्यादा डीप इनसाइड जाके सारी चीजें नहीं बताऊंगी सेंटेंसेस के टाइप्स की, क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है, मैंने अपने पास्ट की टीचिंग के अनुभव में इतना तो सीखा है कि मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी वो सारी चीजें, लेकिन हाँ मैं आपको एक सरल तरीके से इजी वर्ड्स में वो चीजें समझाऊंगी। जो मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हो सकता है वो आपको किसी किताब में ना मिले, लेकिन शुरुआत में इस भाषा को समझने के लिए आपके बहुत काम आएंगे। जो मैं समझती हूँ बेसिकली 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि किसी भी काम के होने की बात करता है। कोई भी काम, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट में, किसी भी इमोशन में, किसी भी काम का होना, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं अभी बैठी हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। वहीं आता है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है उन सेंटेंसेस को जिस सेंटेंस के अंदर नॉट, नेवर या नहीं का यूज हो जाता है। यानी कि जिस भी सेंटेंस में नॉट का यूज होना, नहीं का यूज होना, किसी काम का ना होना बताया जाए, उसी को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। शायद इसको सुन के आपको पॉजिटिव और अच्छे से समझ आया होगा। पॉजिटिव यानी जिसमें नॉट नहीं आता है, नेगेटिव यानी जिसमें नॉट आता है। जैसे कि मैं बैठी हूं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं खड़ी नहीं हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम सिटिंग, पॉजिटिव। आई एम नॉट स्टैंडिंग, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए। वहीं तीसरा सेंटेंस जो मैंने आपको बताया वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, अब वर्ड को समझो ना आप। इंटेरोगेट, पुलिस इंटेरोगेट करती है, क्या समझे आप इससे? इंटेरोगेट यानी कि सवाल जवाब करना। जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, पुलिस इंटेरोगेट करती है यानी वो सवाल जवाब करती है। तो वहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस के थ्रू आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, ये एक सेंटेंस है जो सवाल पूछ रहा है, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़ लिया, लेकिन मैं इस चीज को दोबारा दोहराना चाहूंगी कि ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए, ये आपको हो सकता है किसी किताब में ना मिले, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ जाऊंगी, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शुरुआत में समझना, और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो एक बार हमारे तरीके से सीख के देखिए, आप डेफिनेटली इस चीज को समझ जाएंगे। आने वाली वीडियोस में जो प्रॉपर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी और पढ़ाऊंगी, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो फिर अब अगले स्टेप पे मूव इन करते हैं। अगला स्टेप आता है सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। अब भाई देखो, हम कोई भी चीज बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ चीजें तो चाहिए ना। अब मम्मी जब घर में दाल बनाती है सो अपने आप तो नहीं बन जाती ना, उसके लिए हमें दाल चाहिए, हमें सब्जियां भी कई बार चाहिए होती है, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए। सो किसी भी चीज को बनाने के लिए वी नीड इंग्रेडिएंट्स। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। अब उन्हीं चीजों को हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो यूज की जाती है वो होता है सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो इंसान या वो चीज जो सेंटेंस के अंदर काम को परफॉर्म करती है, यानी जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं अभी आपको कुछ बता रही हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूं, राइट? तो मैं कौन हुई? मैं सब्जेक्ट हुई। अब ऐसे मैं एक और सेंटेंस बनाती हूं कि आप सब लोग मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है? आप सब लोग। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुए? आप सब लोग। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट यानी जो भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहे हैं, इसको हम डूअर भी बोलते हैं, यानी कि जो एक्शन को कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यानी 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इनको दोबारा समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि जब सेंटेंस के अंदर कोई एक ही इंसान वर्किंग है, यानी एक ही इंसान काम कर रहा है, यानी आप एक ही इंसान की बात कर रहे हो जो काम कर रहा है। और वही प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि जब एक से ज्यादा लोग काम में इन्वॉल्व है और एक से ज्यादा लोग काम को कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, किसी का नाम जैसे कि रिया, आयुष, अंशुमन, दिस और दैट। वही प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वी, यू, दे,
आई, दीज एंड दोज। इनको एक बार अच्छे से डीप जाके समझते हैं। तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं। पहला मैंने आपको बताया ही का यूज किया जाता है कोई भी एक लड़का, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ही का मतलब जब आप किसी एक लड़के के बारे में किसी तीसरे इंसान को बता रहे हो तब हम ही का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको अपने भाई के बारे में बताती हूँ, तो मैं एक लड़के के बारे में तीसरे इंसान यानी आपको बता रही हूँ, तो मैं ही का यूज करूंगी। कैसे? ही इज अ डॉक्टर। अब यहां मैंने उनके बारे में आपको बताया, तो अभी मैंने ही का यूज किया। सेम सेंस होती है शी के साथ भी। जब आप किसी एक लड़की के बारे में तीसरे इंसान को बताते हो, जैसे मैंने आपको अपनी बहन के बारे में बताया, तो मैं बोल सकती हूं शी इज सिटिंग विद मी, तो मैंने उनके बारे में आपको बताया। ऐसे ही इट का यूज किया जाता है जब आप किसी नॉन लिविंग चीज, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर किसी जानवर के बारे में बताते हैं, यानी कोई जानवर या कोई नॉन लिविंग चीज किसी काम में वर्किंग है, वो उस काम को कर रही है, तो हम इट का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कोई एक ही चीज होनी चाहिए वो, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट का पार्ट है। जैसे मैंने बताया एक लड़का, एक लड़की, कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक जानवर। ऐसे ही चौथा होता है किसी का भी नाम। जब आप सेंटेंस के अंदर किसी का भी नाम रख के उसके बारे में बताते हो, फिर वो इंसान काम कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला आयुष, आयुष इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आयुष दुनिया में बहुत सारे होंगे भाई, बहुत कॉमन नाम है क्योंकि, लेकिन जिस आयुष की बात मैं कर रही हूं वो कोई एक ही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। ऐसे ही दिस और दैट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं और इनका यूज कुछ ऐसा होता है। दिस का मतलब कोई एक चीज जो आपके करीब है और दैट कोई एक चीज जो आपसे दूर है। जैसे घड़ी मेरे पास है लेकिन ये कैमरा मुझसे दूर है, और ये घड़ी भी एक है और कैमरा भी एक है, तो मैं बोल दूंगी दिस वॉच एंड दैट कैमरा। लेकिन याद रखना कोई एक चीज, दिस यानी करीब है, दैट यानी वो आपसे दूर है। तो ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर आपने गौर किया सब में किसी एक चीज की बात की गई थी, कोई एक ही इंसान था जो काम में, जो सेंटेंस में काम को कर रहा था। वहीं आते हैं अब प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने बताया वी, यू, दे, आई, इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है वी। वी का मतलब होता है जो इंसान सेंटेंस को बोल रहा है वो खुद अपने आप को और साथ ही में कोई एक या एक से ज्यादा लोगों को मिलाकर बताता है कि हम कुछ काम को कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं और मेरी मम्मा, राइट? जस्ट इमेजिन करो कि मेरी मम्मा मेरे साथ है, तो मैं और मेरी मम्मा, अब हम दो लोग हो गए। सेंटेंस बोल मैं रही हूं तो मैंने खुद को भी इंक्लूड किया और अब साथ में एक अनदर इंसान को इंक्लूड किया जो कि मेरी मम्मा, तो मैं वी लगाऊंगी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग हेयर। अब जरूरी है कि वो एक ही इंसान हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो कि मैं एक क्लासरूम में बैठी हूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे साथ, और मैं बोलती हूँ कि हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं हूँ और मेरे साथ 20 लोग और हैं, अब कितने सारे लोग हो गए ना, तब भी मैं वी का यूज करूंगी, वी आर इंजॉइंग। तो बेसिकली वी का मतलब जो इंसान बोल रहा है ना वो तो इंक्लूड है ही है, उसके अलावा कुछ और लोग भी उसके साथ इंक्लूड है जो काम को कर रहे हैं, तो हम वी का यूज करते हैं। ऐसे ही आता है यू। यू को थोड़ा ध्यान से समझना। यू का यूज किया जाता है जब आप किसी इंसान के बारे में बताते हो और उसी के बारे में बताते हो, यानी कि जो काम को कर रहा है सब्जेक्ट में आप उसी को बता रहे हो, उसी के बारे में। जैसे मैं आपको बताती हूँ आप ही के बारे में, तो मैं यू का यूज करूंगी। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप सब लोग फोन चला रहे हो, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन काम कर रहा है सेंटेंस में? आप। और ये किसको बताया जा रहा है? आप ही को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम यू का यूज करेंगे, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन्स। ऐसे ही आता है दे। दे का यूज होता है जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में किसी थर्ड इंसान या थर्ड पार्टी को बताते हो। जैसे मान लो मेरे कुछ दोस्त हैं 4, मैं उन 4 दोस्तों के बारे में आपको कुछ बताती हूँ, तो मैं दे का यूज करूंगी। मैं बोलती हूँ कि मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, राइट? मैं बता आपको रही हूँ उनके बारे में, तो मैं क्या बोलूंगी? दे आर वेटिंग फॉर मी। अगेन ये प्लूरल था, समझ आया? ऐसे ही चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बट इंग्लिश ने इसको ऐसे ही डिजाइन किया तो हमें इसे ऐसे ही समझना होगा। आई का मतलब जो इंसान सेंटेंस बोल रहा है वो खुद अपने ही काम की बात कर रहा है कि वही डूअर है सेंटेंस में, वही काम को कर रहा है, तो हम आई का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ अभी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने अपने बारे में बताया यहाँ पर,
राइट? तो मैं आई का यूज करूंगी। देखो वैसे तो ये सिंगुलर है, आई नो, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी ना इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया। अंग्रेजी ने इसको ऐसे ही डिजाइन किया है, ये डिफॉल्ट सेटिंग में ऐसे ही आया है हमारे पास, तो आई हैव नथिंग इन माई हैंड्स। तो इसको थोड़ा ऐसे ही समझ लो आप अभी। फिर आता है दीज एंड दोज। ये दिस दैट से थोड़ा सिमिलर है। दीज और दोज प्लूरल, लेकिन बात वही है पास या दूर की। दीज का मतलब एक से ज्यादा चीजें जो आपके करीब हैं, और दोज एक से ज्यादा चीजें जो आपसे दूर हैं। जस्ट इमेजिन कर लो कि यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, वो मेरे करीब है, वो मेरे पास है, तो मैं बोलूंगी दीज, तो क्या हो जाएगा दीज चेयर्स। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि मेरे से दूर, कैमरे के पीछे उस तरफ और भी बहुत सारी चेयर्स रखी है, तो मेरे से दूर है, इनके कंपैरेटिवली वो मुझसे दूर है, तो मैं क्या बोल दूंगी दोज चेयर्स। तो सिंपल इतना ही है, एक से ज्यादा चीजें अगर करीब है तो दीज, दूर है तो दोज। तो क्या समझा आपने सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट यानी वो जो सेंटेंस के अंदर काम को करते हैं, राइट? वही सिंगुलर्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट, किसी का नाम, दिस, दैट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। वी, यू, दे, आई, दीज एंड दोज, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, और इनका बहुत हद तक काफी यूज है। अक्सर स्टूडेंट्स के ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं, मैम हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये वही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं इन कंफ्यूजन्स में, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का ही मेन डिफरेंस होता है इन सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स को समझने की। बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे तब साथ में क्लियर करेंगे इन सारे डाउट्स को। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक सेंटेंस को बनाने में काम आती है सब्जेक्ट्स के बाद, वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना जो भी चीज लोग सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब ही मेन मुद्दा होता है, और लोगों के कंफ्यूजन का भी मेन मुद्दा हेल्पिंग वर्ब ही होता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैं बताती हूँ। देखो यार, इंग्लिश के अंदर हम ना बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, और हर बार कोई अलग इमोशन होता है। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम खुश होते हैं, कई बार हम पुरानी बातें याद करते हैं, कई बार हम फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, कई बार हम प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो हर बार ना हमारा एक अलग जोन होता है, हम हर बार सेम जोन में बात नहीं करते। अच्छा, एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसका। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैसा होगा दुनिया में सबके चेहरे एक जैसे हो जाएं तो? बहुत मुश्किल होगी भाई। मतलब आप दोस्त को देख रहे हो, घर में देख रहे हो, पड़ोस में देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, सबके चेहरे एक जैसे दिख रहे हैं, कंफ्यूजन से भर जाएगा सब कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब शायद आप इस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। सेम गोज विद इंग्लिश। अगर सारे सेंटेंस ही सेम हो जाएंगे, अगर सारी चीजें ही सेम हो जाएंगी, तो सामने वाला समझेगा कैसे आप कहना क्या चाहते हो। आप दुख में हो या खुशी में हो, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को एक दूसरे से अलग करते हैं और हमें हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे कहना क्या चाहता है, सामने वाला इंसान कैसा इमोशन मेरे साथ शेयर कर रहा है, वो बताना क्या चाहता है। यही सब हमें हेल्पिंग वर्ब बहुत इजीली क्लियर करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब क्लियरली डिस्क्राइब्ड नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब में किसी को भी डाउट है, तो अक्सर चांसेस होते हैं मिसकम्युनिकेशन के। जो भी कम्युनिकेशन गैप्स लोगों के बीच में डेवलप होते हैं वो अक्सर इसी वजह से होते हैं, वो कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता है। और शायद यही प्रॉब्लम्स आप लोगों की भी लाइफ में होंगी। आप कहना कुछ चाहते हो बट वो कह नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि मेरे को कौन से इमोशन में इस बात को कहनी है। और ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब ही आपकी मदद करती है। तो जो भी आपने वर्ड्स पढ़े हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, शुड, कैन, कुड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। अब जैसे देखो नाम में ही क्लियर ना, हेल्पिंग, हेल्प कर रहा है हमारी समझने के लिए कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, सेंटेंस बता क्या रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आने वाली ग्रामर की सीरीज में हम जो भी सीखने वाले हैं ना, वो सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बताऊंगी कि इस हेल्पिंग वर्ब का यूज इस इमोशन में होता है, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इस टेंस में करते हैं, इस इमोशन के लिए करते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे हम इनको आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर समझना, सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस चीज को बयां करती है, किस इमोशन को बयां करती है। जैसे कि इज, एम, आर, इज, एम, आर हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है, वॉज, वर हमें पास्ट के बारे में बताता है, डू, डज रेगुलर हैबिट से रिलेटेड बात करता है, डिड पास्ट के एक्शंस की बात करता है,
शुड सजेशंस बताता है, यानी कि जहां पे भी आपने शुड लिखा देख लिया या शुड किसी के मुंह से सुन लिया, यानी मतलब क्या, वो सामने वाला इंसान मुझे सजेशंस दे रहा है या किसी को सजेशंस दे रहा है, राइट। तो ये सारी बातें यही है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स को ही क्लियर आउट करना है कि कैसे यूज होता है। और अगर आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो गए, सो आई कैन बेट ऑन दिस, आपको शायद इंग्लिश में कभी डाउट्स नहीं होंगे। बस फिर प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे जुबान उतनी हैबिचुअल होगी हेल्पिंग वर्ब्स को बोलने के लिए। अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब्स बेसिकली उन शब्दों को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर जो कि किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को शो करते हैं या दर्शाते हैं। मतलब जैसे कि मैं बैठी हूं, बैठना एक एक्शन है। मैं खड़ी हो जाऊंगी, वो भी एक एक्शन है। मैं बोल रही हूं, ये भी एक एक्शन है। आप सुन रहे हो, ये भी एक एक्शन है। मेरा भाई खेल रहा है, खेलना भी एक एक्शन है। तो जो भी चीजें, मतलब जो भी ऐसे वर्ड्स जो कि किसी काम को डिनोट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, उठना, बैठना, खेलना, सोना, देखना, समझना, बताना, पूछना, ये सारे के सारे एक्शंस हैं और इन सारे वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि गो, ईट, कम, ड्रिंक, आस्क, टेल, रन, वॉक, यूज, टच, ये सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। लेकिन एक चीज समझनी और जरूरी है, ये जो वर्ब्स होती हैं ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन इनका जो असली मीनिंग है, जो इंग्लिश ने इसे नाम दिया है, वो फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड फॉर्म को बोला जाता है सिंपल पास्ट और थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होते हैं भाई, अब जो भी एक वर्ब है, कोई भी एक वर्ब उठा लो आप, वो ना फर्दर 3 पार्ट्स में होती है। जैसे मैंने बोला गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गो का पास्ट सिंपल होता है वेंट, यानी कि सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। और गो की ही थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। ऐसे जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शन वाले वर्ड्स हैं, इन सब के ये 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, इटन, सी, सॉ, सीन, रन, रैन, रन, कम, केम, कम। ऐसे जितनी भी वर्ब्स है ना, इन सब के ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखा जाए तो वर्ब्स भी आगे बहुत सारे टाइप्स में और डिवाइडेड है। वैसे तो कुल 8 पार्ट्स होते हैं वर्ब्स के, बट वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब आने वाली वीडियोस में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेनली ये 3 ही फॉर्म्स होती है जो मैंने अभी आपको बताई। नहीं तो लोग कहते हैं कि 4th फॉर्म ऑफ वर्ब होती है आईएनजी, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा देते हो, और 5th फॉर्म होती है एस या ईएस वाली फॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जस्ट अभी हाल ही में नाम दे दिए गए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो अंग्रेजी ने, जो इंग्लिश ने, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ने हमें रूल दिया है, उसके हिसाब से ये 3 ही फॉर्म्स होती है जो मैंने बताई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। और ये वर्ब्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर ये भी हमें मदद करते हैं ये जानने में कि सेंटेंस कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का कॉम्बिनेशन हमें ये पहचानने में मदद करता है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। जैसे कि अगर हम हैज और हैव, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, तो एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस बना देता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज किया जाता है, राइट। तो वर्ब्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज मत होना, आपको लग रहा होगा कि सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी पड़ेंगी, डिफिकल्ट है। लेट मी टेल यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमको गाने याद हो जाते हैं ना, कैसे याद हो जाते हैं? सुन के, क्योंकि उनके राइम्स बहुत सिमिलर होते हैं, उनकी जो धुन होती है, उनके जो बोल होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे से ना, तो हमें याद हो जाते हैं। ऐसे ये वर्ब्स भी, ये जो वर्ब्स हैं आपस में बहुत सिमिलर होती हैं। जैसे मैंने बोला ईट, एट, इटन, तीनों बहुत सिमिलर है लेकिन अलग है, तो ये आसानी से याद हो सकते हैं। अगर आप इनको 2-3 बार रीड करोगे, चौथी बार आपको याद ही हो जाएंगे। आई कैन बेट ऑन दिस, क्योंकि बहुत आसान होता है इनसे। तो जो भी हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते हैं उन्हीं को वर्ब्स बोला जाता है। हिंदी में काम बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर एक्शन बोलते हैं, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इन्हें वर्ब्स बोला जाता है। अब जो चौथी चीज़ है जो किसी भी सेंटेंस में बहुत ज़रूरी होती है, वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स।
अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स यानी कि वो इंसान, वो चीज या वो जगह जिसके ऊपर काम हुआ है। देखो, सब्जेक्ट कौन था? जो काम को कर रहा था। सब्जेक्ट कौन? जिसने काम को किया। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन? जिसके ऊपर काम हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कि मेरी मम्मा मुझसे बात कर रही है। अब इसके अंदर एक्शन करने वाला इंसान कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है? मेरी मम्मा, राइट? लेकिन किसके ऊपर काम किया जा रहा है? किससे बात की जा रही है? मेरे से बात की जा रही है, मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो मैं कौन हुई? मैं ऑब्जेक्ट हुई। ऐसे ही जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं इस टेबल को साफ कर रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस टेबल को साफ कर रही हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। लेकिन किसके ऊपर काम किया जा रहा है? टेबल के ऊपर। टेबल को साफ किया जा रहा है, तो ये टेबल क्या हुई? ये टेबल ऑब्जेक्ट हुई। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद जो सेंटेंस में चीजें बचती हैं वो अक्सर ऑब्जेक्ट ही कहलाती हैं, ज्यादातर कंडीशंस में। लेकिन एक जो बेसिक डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, वो यही होती है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं अपने कॉलेज मेट्रो से जाती हूँ, तो जाने का काम मैं करती हूँ। कहाँ जाती हूँ? कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज ऑब्जेक्ट हो गया। किससे जाती हूँ? मेट्रो से जाती हूँ। मेट्रो भी ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? तो जिस भी चीज के ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो गाइस, ये बेसिकली 4 चीजें होती हैं जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने क्या सीखा आज की वीडियो में? एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है, अल्फाबेट एंड लेटर्स के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि लेटर्स का काम क्या होता है। लेटर्स का काम होता है सिर्फ साउंड्स देना, लेकिन फिर जब हम उन साउंड्स को जोड़ देते हैं तो हमें वर्ड्स मिलते हैं, और उन वर्ड्स को जोड़ने के बाद हमें सेंटेंसेस मिलते हैं। सेंटेंसेस मैंने आपको 3 तरीके के बताए, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। फिर मैंने आपको बताया इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें आपको ग्रामर की बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। एंड गाइज, आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग टू यू। ये जो भी चीज़ें आज मैंने आपको समझाई, ये बहुत बेसिक है ग्रामर का। यानी कि आपने जो भी अंग्रेजी सीखी या आपने जो भी अंग्रेजी पढ़ी है, वो इन्हीं बेसिक्स के ऊपर टिकी हुई है। यही बेसिक्स सबसे बड़े पिलर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप कोई भी सेंटेंस उठाओ, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टिकी हुई है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आई हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट्स को आसानी से और सरल भाषा में क्लियर करें आने वाली वीडियोस के अंदर। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद अंग्रेज़ी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहने वाला है। और बाकी अगर आप अपनी इंग्लिश को और अच्छे तरीके से इन्हांस या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बड़ी इंग्लिश अकेडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली नियर द्वारका, हम दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, तो भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बरी ऑनलाइन के नाम से, जो कि काफ़ी इफेक्टिव क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आप हमें ज्वाइन करके अपनी अंग्रेजी की जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं। So guys, I hope you all liked it and I hope everything was so clear to you. तो guys, अब आपको मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।